हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब। आज हमारी वीडियो नंबर 67 है एंड वीडियो नंबर 67 के अंदर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। बच्चों आप सब जानते हो हमारी फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, जो सबसे लेंदी बुक है। और बच्चे आज हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, या मैं कह सकता हूं आज हमारी पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बच्चों इस चैप्टर में हमने पार्टनरशिप्स के बेसिक सीखे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स में। देन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, हमने वो भी सीखा। उसके बाद अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की रेशो में चेंज आ जाए, हमने वो भी सीखा, जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें क्या था, बिजनेस कंटिन्यू रहता है पर पार्टनर्स का जो रिलेशन है, जो इनकी रेशो है, वो चेंज हो जाती है। उसके बाद जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। देन अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए तब फर्म की अकाउंटिंग कैसे होगी, या फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। बच्चों अभी तक हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो रिवैल्यूएशन पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल, फंडामेंटल, हमने जो भी पढ़ा वो सारा एक तरफ है। अब जो ये चैप्टर है, आप सबको इस चैप्टर पे फोकस करना है। चाहे आपको पिछले चैप्टर समझ आए हैं, नहीं समझ आए, कोई इशू नहीं है बच्चे। इस चैप्टर में बहुत ही कम क्वेश्चन है, 30, ओनली 30 क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन आप सबको अपने हाथ से करना है बच्चे। एक एक क्वेश्चन आपको पूरे एफर्ट से करना है। बच्चों इस चैप्टर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर काश हमें पता चल जाता कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उनको पहले ही तैयार कर लेते। बच्चों इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशंस में से ही आएगा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर की बुक्स उठा लो, उन बुक्स का इलस्ट्रेशन ही आने वाला है। तो बच्चे कहने का मतलब, इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 30, ये एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है, एक एक चीज को समझकर करना है। हाँ हो सकता है क्वेश्चंस की फिगर चेंज हो जाए बच्चे, फिगर चेंज हो सकती है बट एग्जैक्टली पॉइंट यही होंगे। तो बेटा इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 30 या 33, लेट मी चेक, आप मुझे चेक करने दो कितने क्वेश्चन है बेटा। लो जी, आपका काम और आसान हो गया। इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 26 ओनली, सिर्फ 1 टू 26 ये इलस्ट्रेशंस आपको करनी है। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इन 26 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन पेपर में आएगा 6 मार्क्स का। तो अगर आपने ये 26 क्वेश्चंस कर लिए तो बेटा आपके 6 मार्क्स पक्के हो गए, 101% कंफर्म हो गए बच्चे कि ये मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। सर हाँ जी सर, क्या ये चैप्टर मुश्किल है या इजी? अरे बेटा ये बच्चों वाला चैप्टर है, आप सब बच्चे हो ना, ये चैप्टर आपसे भी बच्चा है। अरे बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, फटाफट निकालिए। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चे क्या मतलब है? देखो डिसोल्यूशन, ये वर्ड कहां से आया है? ये वर्ड आया डिसॉल्व से। डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाना, डिसोल्यूशन मतलब खत्म हो जाना। किसका खत्म होना?
पार्टनरशिप का खत्म होना या पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना? बच्चे पार्टनरशिप फर्म का, यानी जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस अब बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो बंद हुए बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बच्चे डिसोल्यूशन का मतलब है वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब बंद होना। जो हमने बिजनेस शुरू किया था आज वो बिजनेस बंद होने वाला है, उस पे ताला लगने वाला है। आज के बाद उस बिजनेस को कोई नहीं करेगा। हम इसकी सारी एसेट, सारी लायबिलिटी बेच देंगे, सारी जमीन जायदाद बिल्डिंग सब बेचकर अपने अपने घर चले जाएंगे। यह है मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक कॉन्सेप्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हां जी बच्चों, दो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? देखो जी, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब खत्म होना, खत्म होना। यहां पे खत्म क्या हो रहा है? यहां पे खत्म हो रहा है हमारा फर्म, हमारी बिजनेस, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। अब ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। और बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि बिजनेस बंद नहीं हो रहा, बिजनेस तो चल रहा है, पर हां जो ओल्ड पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई, एक न्यू पार्टनरशिप बन रही है। कहने का मतलब समझो ध्यान से, एक फर्म में 3 पार्टनर थे, इनके बीच में पार्टनरशिप थी। इन्होंने क्या किया? एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया, ABCD। अब देखो बच्चे, क्या यहां पर हमारा बिजनेस बंद हुआ? नहीं, हमारा बिजनेस बंद नहीं हुआ। पहले 3 बंदे बिजनेस करते थे, अब उसी बिजनेस को 4 बंदे कर रहे हैं। कहने का मतलब यह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है, फर्म बंद नहीं हो रही। यहां पर क्या खत्म हुआ बच्चे? यहां खत्म हुई पार्टनरशिप। मतलब पहले क्या था? पहले पार्टनरशिप 3 बंदों के बीच में थी, अब वो 3 के बीच में ना होकर 4 के बीच में हो गई है। यानी पुराने वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब एक नई पार्टनरशिप बनी है। इसका मतलब है जब पुराने वाली पार्टनरशिप खत्म होती है उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने चैप्टर पढ़ा चेंज इन रेशो, उसमें क्या था? ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, न्यू पार्टनरशिप शुरू। फिर आपने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर आपने पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नेक्स्ट आपने पढ़ा डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन सब का मतलब था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने देखा होगा इस केस में हमारा बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलता जाता है। बंद होती है तो हमारी पुरानी पार्टनरशिप, हमारी पुरानी पार्टनरशिप का मतलब क्या बच्चे? पार्टनर्स के बीच का रिलेशन। पहले जो रिलेशन 3 पार्टनर्स में था, अब वो रिलेशन 4 पार्टनर्स में होगा, यानी रिलेशन में चेंज आया। इस तभी हमने इसको बोला रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का दोबारा से बनना, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारी फर्म, हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा बच्चों, हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है। अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा जी, पढ़ते हैं बच्चे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहता डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यू। कहता जो फर्म का बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, अब वो नहीं चलेगा। दैट इज क्लोज द फर्म इज वाउंड अप एंड डिसॉल्व। कहता फर्म हमारी वाइंडिंग अप हो चुकी है, वाउंड अप मतलब खत्म हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। एज अ रिजल्ट, अच्छा जी देखो बच्चे, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई इसका मतलब हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। हां देखो जी, जब पार्टनरशिप बंद होती है ना, पार्टनरशिप खत्म होती है, इसका मतलब फर्म खत्म नहीं हुई।
पर हाँ, अगर फर्म खत्म हो गई तो इसका मतलब पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। जब फर्म ही नहीं रही तो पार्टनर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का होना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है, पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता। आई होप ये बात आपको हल्की सी क्लियर हुई होगी, और पढ़ेंगे डीप में तो अच्छे से समझ आएगा। अच्छा जी बच्चों, देखो मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप शुरू, और हमारा जो बिजनेस है वो कभी बंद नहीं हुआ। पहले कुछ और पार्टनर्स बिजनेस करते थे, अब उसी बिजनेस को कुछ और पार्टनर्स ने कैरी किया। कहने का मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहा, पार्टनरशिप में चेंज आ गया। पर अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म जो हमारी फर्म थी, हमारी बिजनेस था, वो बंद हो गया, अब उस नाम का कोई बिजनेस नहीं होगा, वो बिजनेस पे ताला लग गया। तो बच्चों, ये क्वेश्चन थ्योरी में आता ही आता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे बात करोगे कि सर हमारे पास 3 बुक्स हैं, ऑब्वियसली 2, 4, 5 नंबर की थ्योरी भी आएगी पेपर में, सर आप बताओ थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों को अक्सर एक डाउट रहता है कि हमें थ्योरी में क्या पढ़ना है। बच्चों, ये पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत कुछ पढ़ना है, पर बच्चे ये पेपर में आता ही आता है। इवन आप सबने अभी कुछ टेस्ट दिए होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम हुए होंगे, जिस जिस स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो गया है, आप अपने क्वेश्चंस पेपर को चेक करना, मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आइए बच्चे इसके डिफरेंस को करते हैं। वो डिफरेंस है हमारा पेज नंबर 8.2, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी बच्चों, तो देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, वो कहता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा, अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो जाएगा, यानी पहले 2 पार्टनर थे अब 3 पार्टनर हो गए, या पहले 3 पार्टनर थे अब 2 पार्टनर हो गए। एक तरह से हमारी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप चेंज हुई, फर्म कंटिन्यू रही। यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म बंद, बिजनेस बंद। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप चेंज हो रही है, पर हमारी फर्म बंद नहीं हो रही, बिजनेस चलता जा रहा है। पहला डिफरेंस है, रीड कर लो। अच्छा जी बच्चों, देखो ये जो फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म बंद होती है, फर्म बाइंडिंग अप होती है, इसका रीजन क्या है? क्या ये फर्म हमारी अपनी मर्जी से बंद होती है? क्या हम अपनी मर्जी से फर्म को बंद कर सकते हैं, या फिर कोर्ट लॉ हमें बंद करता है? बच्चे, कुछ भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स अपनी मर्जी से वॉलंटरी, अगर हम वॉलंटरी चाहते हैं कि हमारी फर्म बंद हो, हम अपनी फर्म वॉलंटरी बेसिस पे क्लोज कर सकते हैं। साथ ही साथ सपोज करो बच्चे, मेरा एक बिजनेस है, हमने कोई इल्लीगल एक्टिविटी कर दी, किसी बिजनेस ने कोई इल्लीगल एक्टिविटी कर दी, तो बच्चे कोर्ट बीच में आएगी, लॉ बीच में आएगा, और लॉ उस फर्म को बंद करा देगा। कहने का मतलब जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है उसको कोर्ट भी बंद करा सकता है, और हम वॉलंटरी चाहें अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। यानी जो बिजनेस का वाइंडिंग अप है
वो एज पर लॉ भी हो सकता है, एज पर वॉलंटरी बेसिस भी हो सकता है। पर बच्चे जो ये हम पार्टनरशिप खत्म करते हैं ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हम पार्टनरशिप चेंज करते हैं, पार्टनर्स का रिलेशंस चेंज करते हैं, ये बच्चे कोर्ट नहीं कराता, ये हमारी मर्जी से होता है। तो बच्चे सेकंड डिफरेंस क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अपनी मर्जी से भी हो सकता है, कोर्ट के कहने पर भी हो सकता है, पर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से होता है। तीसरा डिफरेंस बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस सब का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। इस सब का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता। यानी जो 4 चैप्टर लास्ट हमने पढ़े हैं उन सब का मतलब है पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप बंद हो गई, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे, अच्छा जी मुझे बताओ, अगर आपकी बिजनेस ही बंद हो गया, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, तो क्या इसके अकाउंट्स कंटिन्यू रहेंगे या अकाउंट्स, इसकी बुक्स भी क्लोज हो जाएंगी? बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के होने पर हमारी फर्म की सारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के होने पर फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो चल ही रहा है। पहले 3 पार्टनर बुक्स बनाते थे, अब अगर 4 हो गए हैं तो वो 4 पार्टनर बुक्स को बनाएंगे। कहने का मतलब फर्म के बंद होने पे बुक्स क्लोज होती हैं, पार्टनरशिप के बंद होने पर बुक्स क्लोज नहीं होती। क्यों? वो चलती जाती हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे ध्यान से सुने। देखो जी, जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म, मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी बात आए फर्म मतलब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। जब बच्चे हमारी फर्म बंद होती है, बिजनेस बंद होता है, तो हमारी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं हम उनको बेच देते हैं, उनको बेचकर पैसा कमाते हैं। कहने का मतलब जब फर्म बंद होगा तो फर्म के अंदर आने वाली एसेट्स और लायबिलिटी को हम बेच देते हैं, मतलब रियलाइज कराते हैं। रियलाइज का मतलब है बेचना। हम फर्म के एसेट और लायबिलिटी को रियलाइज कर देते हैं डिसोल्यूशन होने पर बच्चे पार्टनरशिप के बंद होने पर हम फर्म की एसेट और लायबिलिटी को रियलाइज नहीं करते, बेचते नहीं है। क्या करते हैं? आप सबने पढ़ा चेंज इन रेशो में, डेथ में, गुडविल में, क्या पढ़ा? हम सबने पढ़ा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। यानी जब हमारी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी तो हम करेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तब हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बच्चे रियलाइजेशन का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटी को बेच देना, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है उनकी दोबारा से वैल्यू करना। तो बिजनेस बंद होगा तो रियलाइजेशन होगा, अगर फर्म बंद नहीं होगी, पार्टनरशिप बंद होगी तो रीवैल्यूएशन होगा। अच्छा जी बच्चों देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बच्चों देखो, हमारे पास 3 पार्टनर थे ए बी सी। हुआ क्या? जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ, जब फर्म बंद होगी ना तो इन सबका रिलेशन भी एंड हो गया, खत्म हो गया। क्यों? जब फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनर्स का अब आपस में कोई रिलेशन नहीं रहा, वो बंद हो गया। यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के कारण पार्टनरशिप का रिलेशन, पार्टनर्स का रिलेशन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर हां, जब हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो देखो, पहले पार्टनर थे ए बी सी, अब पार्टनर हो गए ए बी सी डी, या अब पार्टनर हो गए ए बी। अगर तो एडमिशन है तो ये हो जाएगा, अगर रिटायरमेंट है तो ये हो जाएगा। तो देखो बच्चे, यहां पे क्या हुआ? यहां पे रिलेशन बंद नहीं हो रहा, रिलेशन खत्म नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। कहने का मतलब जब फर्म बंद होगी तो इनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो इनका रिलेशन चेंज होगा, बंद नहीं होगा। सेकंड लास्ट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट
हाँ जी, लास्ट पॉइंट क्या है बच्चे, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या डिफरेंस है दोनों में? लास्ट पॉइंट देखो जी, जब हमारी फर्म ही बंद हो गई, फर्म डिसॉल्व होगी ना, तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो पार्टनर्स की पार्टनरशिप थी वो भी खत्म हो गई। यानी फर्म के बंद होने पर पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? अगर फर्म बंद तो पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप भी बंद। पर अगर हमारी पार्टनरशिप बंद होती है, अगर हमारी पार्टनरशिप चेंज होती है, तो इसका मतलब फर्म बंद नहीं होती। क्यों? हमारा पार्टनरशिप चेंज हो रही है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप बन गई। तो बच्चे जब पार्टनरशिप बंद होती है तो फर्म कंटिन्यू रहती है ना। पहले पार्टनर थे ए बी सी, इनके बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो बच्चे नई पार्टनरशिप बन गई ए बी सी डी की। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप तो बंद हुई है पर बिजनेस हमारा कंटिन्यू है। कहने का मतलब फर्म के बंद होने पे पार्टनरशिप बंद हो जाती है, पर पार्टनरशिप के बंद होने पे फर्म चलती रहती है। इन डिफरेंसेस को फटाफट पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, जल्दी से रीड करो दोबारा से। आई होप आप सबने पढ़ लिया। बच्चों अब जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं, पहले 3 क्वेश्चन देखो, टोटल क्वेश्चन है 26, है ना। टोटल इलस्ट्रेशंस है 26 में से 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हो जाएंगे जो मैं आपको कराने वाला हूं। अभी जो पॉइंट कराया, अभी तक जो आपको समझाया है, इसका बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। पर हाँ अब जो करा रहा हूं बच्चे वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में काम आएगा टॉपिक। एंड सेकंड थिंग बच्चे, जो अभी तक आपको कराया है, ये क्वेश्चन आने के 99.99999% चांसेस हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफरेंस आपको करना है। आते हैं बच्चे अपने टॉपिक पर। एक टॉपिक मैं आपको समझाता हूं। बच्चे देखो, ये हमारा बिजनेस है, हाँ है ना। बिजनेस के सिर पर बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, हाँ है ना। कुछ इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। अच्छा मुझे बताओ, बिजनेस को पैसा कहां से मिलता है? ये एक फर्म है, एक बिजनेस है, इसको पैसा कहां से मिलेगा? एक तो बच्चे इसको मिलेगा अपने मालिक से, ओनर से, पार्टनर से। या आप इसको बोल सकते हो ओनर। देखो बच्चे, जो ओनर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो बिजनेस को पैसा देते हैं। सपोज करो इन्होंने 5 लाख रुपए दिया, तो ये क्या बन गई? कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। एक तो बिजनेस को एक ये लायबिलिटी है, बिजनेस को एक कैपिटल फ्यूचर में वापस करनी है, देनी है, हाँ या ना? हाँ जी सर। और बिजनेस को पैसा कहां से मिल सकता है? यही पार्टनर बिजनेस को पैसा देते हैं एज अ कैपिटल, नहीं एज अ लोन। तो बच्चे ये बिजनेस को देते हैं एज अ लोन, तो एक बिजनेस के ऊपर हो गई पार्टनर्स लोन, हाँ है ना। एक बिजनेस के ऊपर हो गई लायबिलिटी पार्टनर्स लोन, ठीक। और बिजनेस को पैसा कहां से मिल सकता है बच्चे? देखो, बिजनेस शुरू करना था, पहले तो बिजनेस ने पार्टनर्स से कैपिटल ली, कैपिटल कम पड़ गई तो बिजनेस ने पार्टनर से लोन भी ले लिया। और कहां से पैसा? और पैसा चाहिए बिजनेस को, तो बच्चे आउटसाइडर से, आउटसाइडर्स जैसे कि बैंक हो गया। कंपनी क्या करती है? आउटसाइडर्स से भी लोन लेती है। 3 जगह से पैसा आता है, आउटसाइडर्स लोन।
तीन तरह की लाइबिलिटी हो सकती है कंपनी के ऊपर। एक तो कैपिटल, कंपनी ने कैपिटल भी देनी है, पार्टनर का लोन भी वापस करना है और आउटसाइडर्स को भी पैसा वापस करना है। ये तीनों की तीनों कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज है। और कौन सी लाइबिलिटी हो सकती है? एक हो सकता है क्रेडिटर, कंपनी ने क्रेडिटर को भी पैसा देना है, ये भी क्या है? कंपनी की आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है बच्चे, तो ये तो है कंपनी की इनसाइडर लाइबिलिटी, ये तो थी इनसाइडर इंटरनल लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी क्या है कंपनी की? एक्सटर्नल आउटसाइडर लाइबिलिटीज। खत्म आई? समझ आई बात? बच्चे कहने का मतलब जो पैसा कंपनी ने अपने ओनर को वापस करना है उसको कंपनी बोलती है ये मेरी इंटरनल मामला है, इंटरनल लाइबिलिटी है। पर जो पैसा कंपनी ने कंपनी के बाहर वापस करना है, बाहर देना है, वो कंपनी की आउटसाइडर लाइबिलिटी है। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये पार्टनर कौन है? पार्टनर है एक्स और पार्टनर है वाई। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, दो पार्टनर है, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई, ये दोनों पार्टनर हैं। इन दोनों पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया, पार्टनर्स लोन, एक्स ने लोन दिया, वाई ने लोन दिया। बच्चों मुझे बताओ ये जो लोन है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल? ऑब्वियसली सर, पार्टनर का लोन एक इंटरनल लोन होता है, तो ये कंपनी की इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक, अच्छा मैं आपसे बात करता हूं, एक है मिसिज एक्स। कौन होगी मिसिज एक्स? मिस्टर एक्स की वाइफ मिसिज एक्स। मिसिज एक्स ने कंपनी को लोन दिया, मिसिज एक्स ने कंपनी को लोन दिया। मुझे बताओ ये लोन इंटरनल लोन होगा, एक्सटर्नल होगा? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये इंटरनल लोन है। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, जब मिस्टर एक्स का लोन इंटरनल है तो मिसिज एक्स का लोन भी क्या होगा? इंटरनल। कुछ बच्चे कहते हैं सर मिसिज एक्स कंपनी की पार्टनर नहीं है, वो एक आउटसाइडर है, तो इसका लोन आउटसाइडर में आना चाहिए। बच्चों जो सेकंड बच्चे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी पार्टनर की वाइफ लाइक मिसिज एक्स कंपनी को लोन देगी तो वो आउटसाइडर लोन में काउंट होगा। क्यों भैया? पार्टनर तो एक्स और वाई हैं, उनकी वाइफ्स थोड़ी पार्टनर है, उनकी वाइफ्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी पार्टनर की वाइफ कंपनी को लोन देती है तो वो आउटसाइडर लाइबिलिटी में काउंट होगा, इंटरनल लाइबिलिटी में काउंट नहीं होगा। तो बच्चे ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लो, मिस्टर एक्स लोन, मिस्टर वाई लोन, ये तो है कंपनी की इंटरनल लाइबिलिटी। अगर हम बात करें उनकी वाइफ, ध्यान से देखना क्वेश्चन में लिखा होगा मिसिज, जब मिसिज आ गया तो बच्चे ये एक आउटसाइडर पार्टी है, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी में काउंट होगी। सर हमें देखना ही क्यों है कि कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है? अभी पता चल जाएगा। हाँ जी, तो बच्चे हम बात कर रहे थे कंपनी के पास कुछ इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं, कंपनी के पास कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे ये है मिसिज एक्स लोन, है ना? तो जो मिसिज एक्स है ये भी आउटसाइडर्स में आएगी। बच्चों मुझे बताओ, जब हमारी कंपनी बंद होगी, जब हमारी कंपनी क्लोज होगी तो हमें लाइबिलिटी पे करनी है, हाँ ना? सबसे पहले कंपनी किसको पैसा पे करेगी? कानून में क्या लिखा है कि जब हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे तो सबसे पहले हमें इंटरनल लाइबिलिटी पे करनी है या एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे करनी है? आप सब मुझे बताओ। वेरी गुड, हर बच्चे ने बोला सर आउटसाइडर लाइबिलिटीज पहले पे होंगी। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। आप सबने बहुत अच्छा बताया कि सर सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी पे होगी, उसके बाद इंटरनल लाइबिलिटी पे होगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं किसको पैसे दूंगा?
इंटरनल को या एक्सटर्नल को। जब भी हमारी कंपनी डिसॉल्व होती है, बंद होती है, खत्म होती है, सबसे पहले हम बाहर वालों का पैसा चुकाते हैं। अगर उसके बाद हमारे पास कुछ पैसा बच गया तो हम इंटरनल लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। अच्छा बच्चे, इंटरनल में भी पहले हम कैपिटल पे करेंगे या पहले पार्टनर्स का लोन पे करेंगे? बच्चों, सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज पे होती हैं। अगर उसके बाद पैसा बच गया तो पार्टनर का लोन पे होता है। उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो हम पार्टनर्स की कैपिटल पे करते हैं। तो कहने का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल सबसे लास्ट में पे होगी। हाँ जी बच्चों, तो पेमेंट हमारा टॉपिक क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं पेमेंट, नोट कर लेना इसको, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। बच्चों, डिसोल्यूशन के टाइम पर पेमेंट्स कैसे होते हैं? सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलती है बच्चे? आउटसाइडर लायबिलिटीज को, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी? पार्टनर्स लोन। थर्ड प्रेफरेंस मिलती है पार्टनर्स कैपिटल। यानी सबसे पहले हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं, उसके बाद पार्टनर का लोन का अमाउंट पे होता है, उसके बाद पार्टनर्स को कैपिटल कंपनी रीपे करती है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सर पार्टनर्स वाइफ का लोन है, पार्टनर की वाइफ का लोन है, सर उसको कब पे होगा? अरे नालायको, पार्टनर की वाइफ का लोन मतलब आउटसाइडर लोन। तो सबसे पहले पार्टनर की वाइफ को लोन पे होगा, उसके बाद पार्टनर को लोन पे होगा, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे होगी। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो पार्टनर उस पैसे को अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 8.3। द फर्म ऑफ X and Y and Z was dissolved on 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को एक फर्म बंद हो रही है, खत्म हो रही है, जिसके 3 पार्टनर थे X, Y, Z। Y डिमांड करता है हिज लोन ऑफ 25,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, बट X and Z डिमांड दैट कैपिटल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन टू Y। हु इज करेक्ट एंड वाई? बच्चों, 2 पार्टनर कहते हैं पहले हमारी कैपिटल दो, लोन बाद में देना। और बच्चे, एक पार्टनर बोलता है पहले लोन पे करो बाद में कैपिटल पे करना। तो कौन ठीक है? ऑब्वियसली पहले लोन पे होगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 48, हाँ जी आई थिंक सेक्शन नंबर 48 ही है बच्चे, बिल्कुल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके सेक्शन नंबर 48 के अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्टनर को लोन पहले मिलेगा, कैपिटल को बाद में रीपे करना है। तो बच्चे, इस केस में वाई करेक्ट है, वाई बिल्कुल ठीक है कि भैया पहले लोन दो, कैपिटल बाद में। एक्स और वाई गलत है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ऑल द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। हर अपने वॉलंटरी बेसिस पर फर्म को बंद करना चाहते हैं। वाई अ पार्टनर, वाई एक पार्टनर है, डिमांड दैट हिज लोन 80,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिसिज एक्स 20,000, बट X another partner demand that loan by Mrs. X should be paid before repayment of loan by Y। बच्चे ध्यान से समझो, 2 पार्टनर है कंपनी के X एंड Y, ठीक। कंपनी के ऊपर एक तो लोन है वाइज लोन, पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है, दूसरा X की वाइफ ने लोन दिया है, दैट इज मिसिज X लोन। एक क्या है? Y का लोन है, और एक X की वाइफ मिसिज X मतलब X की वाइफ का लोन है। मुझे बताओ
पहले किसकी पेमेंट होगी? ऑब्वियसली वाइफ एक आउटसाइडर है, तो पहले आउटसाइडर की पेमेंट होगी, देन पार्टनर का लोन। पहले आउटसाइडर देन पार्टनर का लोन पे होगा। तो बच्चे वाई यहां भी गलत है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में वाई सही था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में वाई गलत है। पहले एक्स की वाइफ को लोन मिलेगा, देन अगर पैसा बचेगा तो वाई को मिलेगा। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। क्या बोलता है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। मिसिज ए, अगर ए पार्टनर है तो मिसिज ए क्या होगी? वाइफ, आउटसाइडर। मिसिज ए गिवन अ लोन 20,000 टू द फर्म। एक तो बच्चे कंपनी के ऊपर लोन किसका है? मिसिज ए का। कंपनी के ऊपर मिसिज ए का लोन है। कितना? 20,000। एंड फर्म हैड ऑल्सो टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम बी। कंपनी के ऊपर एक बी का लोन है। कंपनी ने वाइफ से भी लोन लिया है एक ही, और बी से भी लोन लिया है। द फर्म हैज डिसॉल्व, फर्म बंद हो गई, मर गई। एंड एसेट वर रियलाइज्ड 25,000। एसेट्स को बेचकर, एसेट्स को रियलाइज कराकर कंपनी को पैसे मिले हैं 25,000 रुपीज। एसेट्स को बेचकर कंपनी के पास 25,000 रुपए आए हैं। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसिज एज लोन एंड बीज लोन विद रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर टू द फर्म। कहता फर्म के पास और कोई क्रेडिटर नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। आप मुझे बताओ, कंपनी को देने हैं 30,000 रुपए, 20,000 वाइफ को देने हैं, 10,000 इसको। कंपनी के पास टोटल पैसे हैं 25,000 रुपए। तो बताओ पहले कंपनी किसको पे करेगी, कितना पे करेगी? ऑब्वियसली सबसे पहले कंपनी वाइफ को पे करेगी। तो बच्चे मिसिज ए को पे करेगी कंपनी 20,000 रुपए। 25 में से 20,000 ए की वाइफ को पे होंगे और बचे हुए 5,000 बी को पे होंगे। बी को। सर बी का तो नुकसान हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। अब बच्चे अब ये फर्म बंद कर रहे हैं, फर्म में नुकसान है तभी तो बंद कर रहे हैं। तो बच्चे उस नुकसान का खामियाजा पार्टनर को ही भुगतना पड़ेगा, आउटसाइडर को नहीं। आई होप ये तीनों इलस्ट्रेशंस आपको समझ आ गए हैं। बच्चे नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। देखो अगर फर्म के नाम पे लोन लिया है, फर्म ने किसी से लोन लिया है तो वो फर्म्स डेट है, फर्म का डेट। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनली खुद लोन लिया है किसी से तो बच्चे वो होता है हमारा प्राइवेट डेट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। ओके तो बच्चे आइए आपको मैं बताता हूं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप 26 इलस्ट्रेशंस हैं, 3 इलस्ट्रेशंस आपके हो गए हैं, आपको समझ भी आ गए होंगे। बच्चों इस चैप्टर में हमें एक पढ़ना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? इसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पढ़ना बच्चे, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो अब फर्म के एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू नहीं करेंगे, सीधा बेच देंगे। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड हम इसमें पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ हम इसमें पढ़ने वाले हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट। बस बच्चे इस चैप्टर में कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्यों? जब फर्म बंद हो गई, सारी एसेट और लायबिलिटी बिक गई तो बच्चे कोई बैलेंस शीट नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ 4 चीजें सीखनी है। रियलाइजेशन अकाउंट कल सिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना चुके हो, कैश और बैंक ये सब आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो इस चैप्टर में सिर्फ ये 4 अकाउंट हैं। फ्री के नंबर है, फ्री 6 मार्क्स फ्री के हैं। ठीक है, तो आप सबने जितना पढ़ाया है इसके नोट्स बनाने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 करने हैं और साथ में आपको कुछ बैक क्वेश्चंस भी करने हैं इसी टॉपिक के। जितना कराया मैंने आपको मैं बता देता हूं।
चलो बैक क्वेश्चंस रहने दो, आप सिर्फ इलस्ट्रेशन ही कर लो, इलस्ट्रेशन 1 2 3 जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।